हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पहले क्या होते हैं हम लोग ये अंडरस्टैंड करेंगे एंड देन उसके एक एक टाइप को अंडरस्टैंड। सो अगर हम लोग किसी सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो उससे क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है और उसके डिक्रीज करने के चलते बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व होती है। सो वी कैन राइट when we add non-volatile solute to a volatile solvent, its vapor pressure decreases. Its vapor pressure decreases. अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर हमारे पास वाटर था तो वाटर का कुछ प्रेशर रहा होगा, वेपर प्रेशर रहा होगा, उसमें अगर हम उन्हें सॉल्ट मिक्स कर दिया तो उस टेम्परेचर पर वाटर का वेपर प्रेशर जो भी होता है इस सॉल्ट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उससे कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। तो इस वेपर प्रेशर के डिक्रीज करने के चलते बहुत सारी प्रॉपर्टीज आती हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग नॉर्मली उसी को बोलते हैं। वैसे इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, सो विल राइट दैट फर्स्ट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज can be defined as those properties which depends upon the number of solute particles and not on its nature. Okay, so number of solute particles related to total number of particles, ये हमें चेक करना है। number of solute particles relative to total number of particles present in the solution. Present in the solution. Okay, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो है के ऊपर वो डिपेंड करेगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के चार टाइप है। फर्स्ट वन इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको हम लोग RLVP भी बोलेंगे। देन सेकेंड वन इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये हो जाएगा डेल्टा TB। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TS। एंड फोर्थ वन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज 5। तो इन चार प्रॉपर्टीज को हमें एक एक करके अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर इसको हम लोग RLVP भी बोल सकते हैं। RLVP। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले एक बाइनरी सॉल्यूशन ले लेंगे।
A का बाइनरी सॉल्यूशन, और इसमें दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम लोग हमेशा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ले रहे हैं, तो उसको ही लेना है यहाँ पे। एक हो गया इसमें सॉल्वेंट, लेट इट बी A, एंड देन सॉल्यूट, लेट इट बी B। सॉल्वेंट वोलेटाइल है, इसका वेपर प्रेशर बनेगा, वेयर एज सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, इसका कोई भी वेपर प्रेशर नहीं रहेगा, नॉन वोलेटाइल। सो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P नॉट ऑफ A, और सॉल्यूट का प्रेशर तो यहाँ पे कुछ होगा नहीं। हाँ, इसके नंबर ऑफ मोल्स वगैरह हम लोग निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स अगर चाहिए तो A का Na हो गया, नंबर ऑफ मोल्स इसका Nb हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन भी फाइंड कर सकते हैं, XA विल बी इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb, and mole fraction of B will be equal to Nb upon Na plus Nb. Now, रॉल्स लॉ को यूज करके अगर हम लोग यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करें PS, so PS will be equal to P naught of A into XA, ये वैल्यू मिला। ओके, सो पहले फाइंड कर लेते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दैट इज डेल्टा P, वेपर प्रेशर डेल्टा P। सो दिस इज इक्वल टू कि प्रेशर अभी कितना है और मैक्सिमम कितना हो सकता था आइडियल केस में, उसका डिफरेंस, दैट इज P नॉट ऑफ A माइनस ऑफ PS, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का प्रेशर। तो ये तो कितना कम हुआ ये पता चला। अब रिलेटिव, रिलेटिव इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू सम स्टैंडर्ड वैल्यू, तो इन दोनों में से स्टैंडर्ड वैल्यू जो है दैट इज P नॉट ऑफ A। तो RLVP जो होगा दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू lowering of vapor pressure with respect to vapor pressure of solvent, delta P upon P naught of A। तो इसका इक्वेशन अभी ऑब्टेन करना है। डेल्टा P अपॉन P नॉट ऑफ A, हम लोग इसको लिख सकते हैं एज P नॉट ऑफ A माइनस PS अपॉन P नॉट ऑफ A, और PS को लिख सकते थे हम लोग P नॉट ऑफ A माइनस P नॉट ऑफ A इंटू XA अपॉन P नॉट ऑफ A। कॉमन ले लेंगे यहाँ पे P नॉट ऑफ A, so P नॉट ऑफ A 1 माइनस XA अपॉन P नॉट ऑफ A, ये हो गया डेल्टा P अपॉन P नॉट ऑफ A। तो P नॉट ऑफ A यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस मीन्स डेल्टा P अपॉन P नॉट ऑफ A इज इक्वल टू 1 माइनस XA, और डेल्टा P अपॉन P नॉट ऑफ A इज इक्वल टू XB, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure is directly proportional to mole fraction of solute। solute का जितना ज्यादा अमाउंट होगा वेपर प्रेशर उतना ही डिक्रीज होता जाएगा। दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ solute। दिस मीन्स higher is the mole fraction of solute, lower will be the vapor pressure of solution, and greater will be the RLVP, greater will be the RLVP। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होता जाएगा। ओके, इसमें ही एक स्पेशल केस देख लेंगे हम लोग, दैट डेल्टा P अपॉन P नॉट ऑफ A इज इक्वल टू XB। XB को हम लोग लिख सकते हैं NB अपॉन Na प्लस NB। ओके, सो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, for dilute solutions Na is much higher than NB। तो इस केस में क्या कर सकते हैं, therefore Na plus NB can be approximated as Na, therefore delta P upon P naught of A will be equal to NB upon Na। हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं,
बट ये याद रखना है दैट इट इज स्पेसिफिकली एप्लीकेबल जब डाइल्यूट सॉल्यूशंस हो. इफ सॉल्यूशन इज नॉट डाइल्यूट, सॉल्यूशन इज नॉट डाइल्यूट मतलब कि वहाँ वेपर प्रेशर का डिक्रीज जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, चेंज बहुत कम नहीं है, देन विल यूज डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ऑफ ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी. तो उस केस में हम लोग एन बी को इग्नोर नहीं करेंगे, लेकिन अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है देन वी कैन इग्नोर दैट. ओके, लेट्स सी ए क्वेश्चन ऑन आरएलवीपी. तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन एट 20 डिग्रीज 185 टॉर. तो ये हो गया पी नॉट ऑफ ए. पी नॉट ऑफ ए इज 185 टॉर. When 1.2 gram of non-volatile substance was dissolved 100 gram in 100 gram of acetone at 20 degree, vapor pressure was 183 torr. तो प्रेशर ऑफ सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है 183 torr. ओके, वी हैव टू फाइंड आउट मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस. मतलब जो सॉल्यूट हम लोगों ने ऐड किया मोलर मास उसका कितना होगा ये फाइंड करना है. सो बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ आरएलवीपी, आरएलवीपी का इक्वेशन है डेल्टा पी अपॉन P नॉट ऑफ A इज इक्वल टू XB. अब सिंस 185 से 183 टॉर बहुत स्मॉल चेंज यहाँ पे दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पर XB इक्वल्स टू NB अपॉन NA यूज कर सकते हैं. अप्रोक्सीमेट आंसर हमारा मिल जाएगा और ऑप्शंस में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, सो विल गेट आवर आंसर. तो वो थोड़ा सा जो कॉल है कि हमें अप्रोक्सीमेट करना है या नहीं करना है वो डिपेंड करेगा कि प्रेशर का डिफरेंस कितना है और ऑप्शंस कैसे दिए हुए हैं. उसको सॉल्व करते हैं. तो डेल्टा पी हो जाएगा 185 माइनस 183 डिवाइडेड बाई 185 इक्वल्स टू, देन सोल्यूट का मास 1.2 ग्राम, लेट मोलर मास ऑफ सोल्यूट बी एमएस डिवाइडेड बाई एसीटोन का मास 100 ग्राम दिया हुआ है. मोलर मास ऑफ एसीटोन अगर याद नहीं है तो उसको ऑब्टेन कर लेंगे. एसीटोन इज प्रोपानोन CH3COCH3. so 3 carbons 36, then 6 hydrogen plus 6 and 1 oxygen plus 16. तो ये हो गया 58 ग्राम पर मोल divided by 58. So 2 upon 185 is equal to 1.2 upon ms multiplied with 58 upon 100. तो यहाँ से ms फाइंड कर लेंगे. ms will be equal to 1.2 into 58 into 185 डिवाइडेड बाई 2 into 100. तो ये कैलकुलेशन हमें वहाँ पर करनी पड़ेगी. तो इसमें जितना भी टाइम जाएगा वो इसमें ही जाने वाला है. 1.2 मल्टीप्लाइड विथ 58 मल्टीप्लाइड विथ 185 डिवाइडेड बाई 200. तो ये वैल्यू यहाँ पे हमें मिल रही है 64.38 के आसपास. तो द क्लोजेस्ट वैल्यू दैट वी गेट इज ऑप्शन डी. विल गो विथ ऑप्शन डी. और थोड़ा सा एक्स्ट्रा वैल्यू इसलिए है बिकॉज हम लोगों ने Na को इग्नोर किया था, Nb को इग्नोर किया था. अगर Nb पुट करते तो एग्जैक्ट वैल्यू मिलता. Next qualitative property is elevation in boiling point. Elevation in boiling point, that is delta T. तो जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को एक सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है. वेपर प्रेशर कम होने से बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो अंडरस्टैंड करने के लिए पहले ये अंडरस्टैंड करना है बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है. तो पहले उसे डिफाइन कर लेते हैं. व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? सो इट इज defined as the temperature at which vapor pressure of liquid equals external pressure. Vapor pressure of liquid equals external pressure. तो
जब लिक्विड का वेपर प्रेशर बाहर के प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तभी वो लिक्विड बॉईल करना स्टार्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ P एक्सटर्नल इज इक्वल टू 1 atm, अगर एक्सटर्नल प्रेशर अपने पास 1 atm का है तो वाटर का वेपर प्रेशर जब 1 atm होगा तभी वाटर बॉईल करना स्टार्ट करेगा। सो P नॉट ऑफ H2 इज इक्वल टू 1 atm at 100 degree Celsius because vapor pressure is a function of temperature. Therefore, water boils at or pure water boils at 100 डिग्री। तो प्योर वाटर 100 पे इसलिए बॉईल कर रहा है क्योंकि वेपर प्रेशर वाटर का जो है वो 1 atm होता है 100 पे। बट अगर इसी वाटर में सॉल्ट को ऐड कर दे हम लोग तो वेपर प्रेशर अब डिक्रीज कर जाएगा। इफ वी ऐड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट like NaCl to water, then pH2 will be less than 1 atm at 100 डिग्री। तो वेपर प्रेशर तो कम हो गया अभी, तो अब 100 पे इसका प्रेशर 1 atm नहीं हो पाएगा। तो बॉयल करने के लिए या 1 atm प्रेशर क्रिएट करने के लिए इसे 100 के ऊपर जाना पड़ेगा। Therefore, P of H2O will be equal to 1 atm at temperature greater than 100 degree. This means salt water will boil at temperature higher than 100 डिग्री सेल्सियस। और इसीलिए क्या होता है कि सॉल्ट वाटर 100 के ऊपर बॉईल करता है। ओके, तो ये समझ में आया कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कैसे हुआ। अब इसको इक्वेशन के टर्म में लिखना है। सो इक्वेशन इज दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लाएंगे, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, वेयर केबी इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, हेलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको हम लोग। एंड डेल्टा टीबी इज स्टेटेड एज टीबी माइनस टी नॉट ऑफ बी। तो टीबी यहाँ पे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, and T naught of B is boiling point of pure solvent, boiling point of pure solvent. Okay, so delta TB is equal to KB into M। इस इक्वेशन को यूज करके हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसमें ग्राफ भी है, उस ग्राफ को भी अंडरस्टैंड करते हैं कि उससे कैसे इंटरप्रेट किया जा सकता है बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीज को। तो इस ग्राफ को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो 1 atm दिख रहा है और 1.013 बार दिख रहा है, दिस इज एक्सटर्नल प्रेशर। ये हो गया एक्सटर्नल प्रेशर। ओके, सो अगर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है, दैट टेम्परेचर इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो जो प्योर सॉल्वेंट था उसके प्रेशर को 1 atm के इक्वल होने के लिए टी नॉट ऑफ बी टेम्परेचर तक आना पड़ा। अब जब सोल्यूशन होगा तो सोल्यूशन में हम लोगों ने क्या ऐड कर रखा है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो उसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम हो गया, तो इसलिए सॉल्यूशन का ग्राफ जो है वो सॉल्वेंट के ग्राफ से आगे चला गया। तो सॉल्यूशन को 1 atm प्रेशर बनाने में टेम्परेचर जो लगा दैट इज इवन हायर टेम्परेचर, दैट इज टीबी। वो टी नॉट ऑफ बी से हायर टेम्परेचर हो गया। सो टीबी इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन।
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो याद रखना है कि हम लोग जितना ज़्यादा सॉल्ट ऐड करते जाएंगे या जितना ज़्यादा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा। हायर इज द अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, ग्रेटर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो डेल्टा टी भी इंक्रीज होगा उससे। तो इसी को हम लोग एज पॉइंट भी स्टेट कर सकते हैं। ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट in the solution, higher will be the boiling point of solution and elevation in boiling point. And elevation in boiling point. Okay. नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। So question says to observe an elevation of boiling point of 0.05 degree Celsius, the amount of solute whose molecular weight is 100 to be added to 100 gram of water is Kb यहाँ पे already stated है। तो इक्वेशन था डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एन। डेल्टा टी बी ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ दैट इज 0.05, के बी की वैल्यू दी हुई है 0.5। मोलालिटी का एक्सप्रेशन लिखेंगे, सो मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सल्यूट इज 100। सॉल्वेंट का जो मास हम लोगों ने ऐड किया दैट इज 100 ग्राम, और सॉल्वेंट का मास ग्राम्स में इसलिए ऊपर हम लोग 1000 पुट करेंगे। सो यहाँ पे जो कैंसिल आउट हो सकता है वो कर देते हैं। So 0.05 is equal to 0.5 times of ms upon 10. So this means ms will be equal to 0.05 upon 0.5 into 10. That will be equal to 1 gram. Therefore 1 gram of solute has to be added. आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 1 gram. Next colligative property is depression in freezing point. Depression in freezing point, that is delta TF. Okay. तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट अंडरस्टैंड करने के पहले फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सो फ्रीजिंग पॉइंट कैन बी डिफाइंड as the temperature at which vapor pressure in liquid phase is equal to the vapor pressure in solid phase। उसको अंडरस्टैंड करने का सिंपल एग्जांपल, जैसे वेपर प्रेशर ऑफ आइस और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर जहाँ पे इक्वल हो जाएंगे, या वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जहाँ पे इक्वल हो जाएंगे वहाँ पे हमारे पास फ्रीजिंग होगी। सो इन केस ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस और 273.15 केल्विन, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ आइस। ओके। अब इसमें क्या होगा कि अगर हम लोगों ने सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो वेपर प्रेशर ऑफ आइस उतना ही रहेगा, क्योंकि आइस जो बन रहा है वो तो H2O से बन रहा है, प्योर वाटर से बन रहा है, तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर फिक्स है।
सॉल्यूशन का प्रेशर चेंज हो सकता है। तो अगर हमारे पास सॉल्यूशन का प्रेशर कम हो गया तो अब वो आइस के वेपर प्रेशर से लोअर टेम्परेचर पे इक्वल करेगा। इसको ज़्यादा बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम लोग इस ग्राफ से। तो फ्रोजन सॉल्वेंट का जो लाइन है दैट इज फिक्स्ड, इसका वेपर प्रेशर यहाँ पे है। लिक्विड सॉल्वेंट यानी कि जो प्योर सॉल्वेंट था हमारे पास, उसका प्रेशर जहाँ पे पहले इक्वल होता था दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। बट अब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने के बाद जो सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन का प्रेशर प्योर लिक्विड सॉल्वेंट से कम हो गया। तो अब ये फ्रोजन सॉल्वेंट के इक्वल होने के लिए इसे और लोअर टेम्परेचर पे आना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई TF विल बी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो इसका मतलब हुआ कि जितना ज़्यादा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हम लोग ऐड करेंगे, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर उतना कम होगा, और फ्रोजन सॉल्वेंट के प्रेशर के इक्वल होने के लिए उसे उतने ही कम टेम्परेचर पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ज़्यादा है एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कम है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो उसका मतलब हुआ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने पे फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा डिक्रीज होता है। जो वाटर पहले 0 डिग्री पे फ्रीज होता था, सॉल्ट वाटर 0 से लोअर टेम्परेचर पे फ्रीज होगा। देयरफॉर salt water will freeze at a temperature lower than 0 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गई यहाँ पे। ऑलराइट, इसका इक्वेशन भी देख लेते हैं। इसका इक्वेशन हो जाएगा डेल्टा TF is directly proportional to m. Delta TF is depression in freezing point, depression in freezing point, and m is molality of solution। तो अगर हमें इसमें इक्वेशन बनाना है, so डेल्टा TF is proportional, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देंगे यहाँ से हम लोग, डेल्टा TF will be equal to KF into m। KF is the proportionality constant और KF को बोलेंगे हम लोग मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। के बी को हम लोग इब्लियोस्कोपिक बोलते थे, इसको क्रायोस्कोपिक बोलते हैं। और डेल्टा TF कैसे डिफाइन कर रहे हैं? सो डेल्टा TF इज T naught of F minus TF। So T naught of F is freezing point of pure solvent. In case of water, it will be 0 degree pure solvent, and TF is freezing point of solution. Freezing point of solution. Molality I hope याद होगा। Molality अगर याद नहीं है, so molality is equal to number of moles of solute divided by mass of solvent in kg। kg में नहीं है तो ऊपर 1000 मल्टीप्लाई करेंगे ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट कैसे निकाल सकते हैं? बाय यूजिंग मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सल्यूट, मोलर मास ऑफ सल्यूट। ओके, यहाँ पे एक और पॉइंट क्लियर होगा कि हम लोग जितना ज़्यादा नॉन वोलेटाइल सल्यूट एक सॉल्वेंट में ऐड करते जाएंगे, उसका फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही डिक्रीज होता जाएगा। इसको एज ए स्टेटमेंट लिख सकते हैं, greater is the amount of non-volatile solute in a solution, lower will be its freezing point।
तो अगर हम लोग दो एग्जांपल है, लेट्स से हमारे पास एक फ्रेश वाटर लेक है और उसी के साइड बाय साइड अगर एक हम लोगों ने सॉल्ट वाटर लेक है और टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ। तो जब टेम्परेचर कम होना स्टार्ट होगा एंड फ्रीजिंग कोल्ड हो गया वहां पे, तो सबसे पहले इन दोनों लेक्स में से कौन सा लेक फ्रीज होगा? तो अभी क्या समझा कि जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा होता है तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाती है। तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कम किस में है? फ्रेश वाटर लेक में है। तो पहले फ्रीज होगा फ्रेश वाटर लेक और उसके बाद फ्रीज होगा सॉल्ट वाटर लेक। इसीलिए ओशन जल्दी फ्रीज नहीं होते हैं। ग्लेशियर्स वगैरह जो हैं वो फ्रोजन फॉर्म में इसलिए बिकॉज वहाँ पे फ्रेश वाटर है। सॉल्ट वाटर उतना जल्दी उतने अमाउंट में फ्रीज नहीं होता, उसके लिए और कम टेम्परेचर पे जाना पड़ता है। एक क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग यहाँ पे। Question says that K for water is 1.86 Kelvin kg per mole. If your automobile radiator holds 1 kg of water, how many grams of ethylene glycol you must add to get the freezing point of solution lower to minus 2.8 degree Celsius? तो कोल्ड कंट्रीज में बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि रेडिएटर में जो पानी है उसको फ्रीज होने से बचाने के लिए हम लोग इथिलीन ग्लाइकॉल ऐड कर देते हैं, इसलिए उसको एंटी फ्रीज भी बोलते हैं। क्योंकि रेडिएटर का वाटर अगर फ्रीज हो जाएगा तो वो इंजन से हीट एक्सचेंज नहीं कर पाएगा और हीट एक्सचेंज नहीं होगा तो फिर इंजन हीट अप हो जाएगा और फाइनली बंद हो जाएगा। ओके, तो गिवन वैल्यू जो यहाँ पे है दैट इज टी एफ विच इज गिवन एज -2.8 डिग्री। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री। तो डेल्टा टी एफ यहाँ पे हो जाएगा 0 - -2.8, दैट इज 2.8। डिफरेंस इन टेम्परेचर हम लोग केल्विन में निकाले या सेल्सियस में निकाले, इट रिमेन सेम, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मोलर मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल भी देख लेते हैं। मोलर मास ऑफ C2H6O2, तो ये हो जाएगा 24 ग्राम फॉर कार्बन, 6 ग्राम फॉर हाइड्रोजन एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। दैट विल बी इक्वल टू 62 ग्राम पर मोल। अब इक्वेशन लगा देते हैं यहाँ पे। So delta TF is equal to KF into M। KF की वैल्यू वाटर के लिए 1.86, इसको याद रखेंगे। बाकी और कुछ है तो नॉर्मली वो एग्जाम में स्टेटेड होता है। 1.86 मल्टीप्लाइड विद मास ऑफ लीन ग्लाइकॉल ही फाइंड करना है, तो लेट इट बी MS डिवाइडेड बाई 62। वाटर का मास 1 kg दिया हुआ है, नो नीड टू चेंज। और डेल्टा TF हम लोगों ने 2.8 ऑब्टेन किया हुआ है, तो MS फाइंड कर लेंगे यहाँ से। MS विल बी इक्वल टू 2.8 मल्टीप्लाइड विद 62 डिवाइडेड बाई 1.86। इसको सॉल्व करके जो भी वैल्यू आता है दैट विल बी आवर आंसर। चेक कर लेते हैं। 2.8 मल्टीप्लाइड विद 62 डिवाइडेड बाई 1.86, तो ये हमारे पास आ रहा है 93.3 ग्राम। 93.3 ग्राम, दैट्स व्हाई विल गो अहेड विद ऑप्शन ए, दैट इज 93 ग्राम। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग SI यूनिट ऑफ केबी एंड केएफ को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यूनिट ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, केबी एंड केएफ। तो इसका यूनिट जो होगा, फॉर एग्जांपल केबी के एक्सप्रेशन में डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। तो डेल्टा टीबी अगर केल्विन में रहा एंड मोलालिटी इज इन मोल पर केजी, दिस मीन्स केबी विल बी इक्वल टू केल्विन अपॉन मोल पर केजी। We can write it as Kelvin kg per mole, and same goes for kf also. Similarly, kf का भी यूनिट केल्विन kg per mole हो सकता है, और केल्विन के प्लेस पे हम लोग डिग्री सेल्सियस भी पुट कर सकते हैं। ऐसा यूनिट लिखना तो ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, इसलिए यहाँ पर केल्विन के टर्म्स में लिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमारा डेल्टा टी एफ सेल्सियस में है तो के एफ को सेल्सियस में चेंज करना, इट रिमेन सेम, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर हैज सेम वैल्यू इन बोथ सेल्सियस एज वेल एज केल्विन स्केल। ओके, यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस भी हैं हमारे पास के एफ और के बी के, कि सॉल्वेंट का के एफ के बी कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। दिस यू कैन सी, के एफ का जो एक्सप्रेशन है के एफ मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, और के बी यहाँ पे हो गया मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। आर विल बी गैस कांस्टेंट,
और इसकी वैल्यू हम लोग यूज करेंगे 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन. Okay. M1 will be molar mass of solvent. Molar mass of solvent. TF is freezing point. और यहाँ पे freezing point जो है वो केल्विन में लेना है. डेल्टा H fusion is enthalpy of fusion. Enthalpy of fusion. और इसको हम लोग लेंगे in joule per mole. मोलर मास विल बी इन ग्राम्स पर मोल. तो यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर यूनिट्स ऐसे नहीं रहे तो उसको चेंज कर लेंगे. डेल्टा टीबी जो था, सॉरी टीबी जो यहाँ पे है दैट इज बॉइलिंग पॉइंट. इसको केल्विन में लेना है. आर की वैल्यू सेम रहेगी 8.314 एंड डेल्टा एच वेपराइजेशन दैट इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दैट विल बी इन जूल पर मोल. ऑलराइट. M1 फिर से यहाँ पे मास ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है दैट विल बी इन ग्राम्स पर मोल. तो यूनिट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा. यूनिट को अंडरस्टैंड करके ही अप्लाई करना है वहां पे, अदरवाइज आंसर्स रॉन्ग हो जाएंगे. क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे. इट सेज इफ boiling point of two solvents X and Y having same molecular weight are in the ratio 2:1. तो molecular weight same है, that is Mx is equal to My. Their boiling point are in the ratio 2:1. So Tb of X upon Tb of Y is equal to 2/1. 2:1 का रेशियो हो गया. Enthalpy of vaporization are in the ratio 1:2. So delta H vaporization of X upon delta H vaporization of Y is equal to 1:2. Then the boiling point elevation constant X, that is Kb of X, is m times of Kb of Y and we have to find this m. ये m यहाँ पर obtain करना है. तो सबसे पहले Kb का एक्सप्रेशन क्या था उसको देख लेते हैं. Kb का एक्सप्रेशन लिखा है हम लोगों ने R into m into Tb square upon 1000 into delta H वेपराइजेशन. ठीक है. तो यही एक्सप्रेशन हम लोग x और y के लिए यहाँ पर अप्लाई कर देंगे. सो Kb of x upon Kb of y will be equal to R into mx into Tb x का square upon 1000 delta H vaporization of x upon R into my into Tb of y divided by 1000 multiplied with delta H vaporization of y. 1000 ये कैंसिल आउट हो गया. R और R यहाँ से हट जाएगा. mx और my इक्वल थे तो ये भी यहाँ से हटा सकते हैं हम लोग. तो अब हमारे पास बचा Tb x का स्क्वायर अपॉन डेल्टा H वेपराइजेशन ऑफ x अपॉन Tb y का स्क्वायर अपॉन डेल्टा H वेपराइजेशन ऑफ y. That would be equal to Tbx upon Tby इसका स्क्वायर into delta H vaporization of y upon delta H vaporization of x. तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं. Tb of x upon Tb of y is 2:1. ओके. एंड डेल्टा H x upon y 1:2 था तो y:1 कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा. 1:2 चेंज हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा. तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 into 2 upon 1 that would be equal to 8. So this means Kb of x is equal to 8 times of Kb of y. तो जो m की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी that would be equal to 8. Hence our answer is 8.